बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे जीती, हुकूमत साजी में क्या मुश्किलात रहीं और अब क्या मुश्किलात के लिए पैदा हो सकती हैं, ये बड़े अहम सवालात हैं। अपोजिशन की तरफ देखें तो वो बात करती है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की सियासत में किसी मुदाखलत के बायस जीती, या आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जमात होने के नाते पीटीआई इतनी बड़ी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती थी, जबकि पीटीआई दावेदार है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नशिस्तें उन्होंने जीती इससे भी ज़्यादा नशिस्तें जीती जा सकती थी। पीटीआई ने बड़ी वाज़ेह बेहतरी ली आज़ाद कश्मीर के अंदर, और ये जो मिथ एक कायम हुई थी कि वफाक में अगर हुकूमत होती इस जमात की उसे सपोर्ट मिलती है, एक ट्रेंड बनता है आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, इसका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ायदा उठाया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों के चुनाव में और जो धड़ेबंदियों की सियासत को जिस तरीके से मैनेज किया, ये सारे सवालात हर रोज़ जो है वो ज़ेर बहस लाए जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के डिप्टी चेयरमैन भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, सरदार तनवीर इलियास साहब बाग से मुंतखब हुए सीनियर वजीर हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के, और आज़ाद कश्मीर की जो पूरी इंतखाबी मुहिम है उस पर भी वो शरीक थे। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। बड़े सवालात उठते हैं, लोग कहते हैं, अपोजिशन खासतौर पर अगर बात करें हम पीपल्स पार्टी की, पीएमएल-एन की बात करें, वो कहते हैं जी पीटीआई जीत नहीं सकती थी, जीत कैसे गई? देखिए, मैंने इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो चीज़ लोगों के सामने रखी थी, और उसमें हमारे यहाँ से वफाकी वज़रा भी हमारे साथ शामिल से खुद हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब भी 5-6 जलसे उन्होंने आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पे किए। इसमें ऐसे था कि आज़ाद कश्मीर में 2011 से 2016 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और चौधरी मजीद साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी कारकर्दगी लोगों ने देख ली, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी वो किस हद तक पूरी हुई। और फिर 2016 से लेकर 2021 तक, 25 जुलाई 2021 तक पीएमएल-एन की हुकूमत थी, वो भी लोगों ने देख ली। तो इसलिए दोनों पार्टियों को आजमाने के बाद अगर लोगों के पास ऑप्शन था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ वफाक में लेकिन पंजाब, केपी, जीबी के अंदर चूँकि अपनी हुकूमतें और फिर बलोचिस्तान में कोalition हुकूमत का हिस्सा है, हमारी एक काफ़ी बड़ी तादाद मेंबरान की कराची से भी इलेक्ट हुई है, सूबाई भी हैं, नेशनल भी हैं, फिर हमारे सेनेटर्स भी हैं, महाजरीन की सीटें हैं। इस सारी को अगर आप देखें ओवरऑल तो लोग वेट कर रहे थे कि कब उनको चांस मिलेगा, क्योंकि देखें पाकिस्तान में पिछले 72-74 साल के अंदर बारियां तो बहुत लगी रही हैं, आपस में कभी एक पार्टी आ रही है कभी दूसरी आ रही है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे सामने आई, ये स्टेटस को तोड़ के आई। लेकिन आप समझते हैं कि पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी थी, नाकस कारकर्दगी आप कह लें, वो फायदा का बायस बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर चूंकि निगरान गवर्नमेंट नहीं होती, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वही इलेक्शन करवाती है, आखिरी दिन तक प्राइम मिनिस्टर, आखिरी दिन तक जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर यकीनी तौर पे इन्फ्लुएंस करते हैं। और ब्यूरोक्रेसी भी जो हमारी है, ये चूँकि अंग्रेज़ का बनाया हुआ मॉडल है, और ये शायद गवर्नमेंट ख़त्म भी हो जाती है कुछ दिनों तक, फिर भी इसके ऊपर असरात रहते हैं, तो वो उस मॉडल से जल्दी जल्दी निकलते नहीं। लोग कहते हैं कि इसका भी नुकसान हुआ पीएमएल-एन को, हमेशा इक़्तिदार वालों का दम भरते हैं। वो कहते हैं जी पीएमएल-एन के वज़ीर-ए-आज़म आखिरी दिन तक वज़ीर-ए-आज़म थे, इसलिए जब साथ वो कह रहे थे धांधली हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म अपना था, इसका भी असर हुआ पीएमएल-एन के उनकी कारकर्दगी के ऊपर, ये बात दुरुस्त है? देखिए, पीएमएल-एन के प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल आखिरी टाइम तक प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबरान जो थे, एक ये होता है कि अगर आप न्यूट्रल किस्म के लोगों को अपॉइंट करें तो सूरत हाल डिफरेंट होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान थे और कोई ऐसी उन्होंने अपनी गैर जानबदारी साबित की नहीं। मैं ये समझता हूँ कि बाज़ ऐसे ओहदे होते हैं कि उसके ऊपर अगर आपकी पोजीशन आप अपॉइंट होते हैं तो आपको अपनी आपको गैर जानबदार रखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई गैर जानबदारी की अलामात हमें मिली नहीं। तो उसमें यह है कि आपको मैं अगर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ तो आपको एक हैरानगी होगी कि आपके मेंबरान का मोरल लेवल क्या है। हमारा इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर है, अब ये बात करनी आम बंदा जरूरत नहीं करता ऐसी बात करना, हमारा एक वहाँ पे फरद मीर नाम का एक मेंबर है इलेक्शन कमीशन का, उसके किसी रिश्तेदार की डेथ हुई, तो मैं मुजफ्फराबाद में मौजूद था और मैंने कहा कि भाई मेरा चूँकि वो जानने वाला है, वाकिफ है, तो मैंने कहा जी हम मीर साहब को ताज़ियत करते हैं। तो मीर साहब को मेरी ताज़ियत वसूल करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी राजा फारूक अदर साहब के डर से उनको ताज़ियत वसूल करने की, ये तो एक ऐसा ओकेजन होता है कि कोई भी बंदा उसके साथ किसी के साथ ताज़ियत कर सकता है, अफसोस करता है, पुरसा देता है उसको। तो अगर एक मेंबर के अंदर इतनी तड़ नहीं है कि वो दूसरे आदमी से
पुरसा ले सके, ताजियत वसूल कर सके, तो वो किस लेवल का वो किस लेवल का मेंबर होगा और वो क्या काम करता होगा और वो इलेक्शन के ऊपर किसकी हिदायत मानता होगा। तो अगर PMLN वावेला ये कर रही है तो ये वावेला बराए वावेला था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको खुद देखना चाहिए कि उन्होंने काम कौन से ऐसे किए थे कि वो लोग उनको इलेक्ट करते, लेकिन जो लोग अपॉइंट किए गए उनके लेवल का आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 नशिस्तों से एक इतना लंबा सफर, यानी बड़ी तादाद में आपकी नशिस्तें जीत गई, वाज़े मेजॉरिटी आ गई PTI की, किसका अमल दखल ज्यादा हुआ आप समझते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि अगर कैंडिडेट्स का चुनाव सही जैसे आप लोगों ने किया ना होता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ इस पोजीशन में नहीं थी, कितनी सीटें जीत पाती। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक तो हमें टाइम कम मिला। मेरी जो जिम्मेदारियां थी पार्टी को वहाँ मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, और इसके साथ ये था कि इलेक्शन कैंपेन भी हमने चलानी। हमारी फैमिली के साथ एक हादसा हो गया। मेरे जो रियल चाचा थे, जो सिटिंग असेंबली के मेंबर भी थे, उनकी शहादत का वाक़या हो गया। उसकी वजह से हम काफ़ी तौर पे ज़हनी तौर पे अपसेट भी हुए, एंगेज भी हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की जो मदद थी, तौफीक, उससे ये हुआ कि हमारी मेंबरान की सिलेक्शन भी बेहतर थी, लेकिन हमने उनके हक में बहुत सारे कैंडिडेट्स को सेटल भी किया। चूँकि बहुत सारे हलकों के अंदर, चूँकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद ये हुआ कि एक हलके से हमारे पास 10-15 कैंडिडेट्स थे, एप्लीकेंट्स थे जो टिकट लेना चाहते थे। जी टिकट लेना चाह रहे थे, और वो बाद में आज़ाद खड़े हो गए। हमने उनको अपने कैंडिडेट्स के हक में सेटल किया, बैठाया, उनको कहा कि जी आप उनकी सपोर्ट करें, और इससे हट के कई पुराने पार्लियामेंटेरियन, कई साबिक वज़रा हमने शामिल किए और उन्होंने भी हमारी सपोर्ट की। इसमें फर्दर कई, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल, इसमें भी कोई ऐसी छुपाने वाली चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल क्राइसिस थे और वहाँ पे लोग एक दूसरे की जड़ें खुद काट रहे थे। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान हुआ। मतलब मुजफ्फराबाद के अंदर 2 सीटें ऐसी थी, 2 हल्के हैं वहाँ पे, एक कोटला है, एक लछराट है। ये सीटें बड़ी क्लियरली हम ले रहे थे, लेकिन बिल्कुल हमारी दड़ेबंदी, ग्रुप बंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो थी, उससे हमें यहाँ पे नुकसान हुआ। इस तरह कई और हल्कों के अंदर भी हमें इस तरह की दड़ेबंदियों का नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ कि हमारे रावलाकोट जो शहर की सीट थी, उसके ऊपर अगर हम फोकस करते, जितनी मैं उस पर तवज्जो कर रहा था, अगर हमारी बाकी क़यादत भी मेरा साथ देती तो रावलाकोट शहर की सीट हम बहुत ईजीली जीत सकते थे। जीरा की सीट के ऊपर भी जो रावलाकोट शहर के साथ मुलिका दूसरी जो हल्का है, उस पे भी हम कुछ लोगों को अगर सेटल करते तो वो सीट भी निकाली जा सकती जो अपने नाराज लोग थे उनको कर सकते थे। आप दूसरे लोगों को देखें, जब आप गवर्नमेंट बनाने जा रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी जगहों पे लोगों के साथ पॉलिटिकल कमिटमेंट्स होती हैं, वो करनी पड़ती हैं। तो इस सियासी जोड़ तोड़ में आप बेनिफिट लेते हैं। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में पॉपुलर भी है, लोग इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में ये समझते हैं कि उनको वो कश्मीर मिलेगा। आप मकबूजा कश्मीर के लिए बयान देते हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं करते। आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनका जो तामीर और तरक्की और रोज़गार जो उनका बुनियादी हक है वो देना नहीं चाहते। आप उनको, आप उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। तो लोग अभी मायूस हुए। अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त आज़ाद कश्मीर का जो सबसे बड़ा चैलेंज, मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़ा मुश्किल नहीं होगा? पाकिस्तान की हुकूमत जो है उस पर भी बड़ी कारकर्दगी पे लोग सवाल उठाते हैं, बेरोजगारी के पे, महंगाई पे, खास तौर पे कि महंगाई बहुत हुई है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इन चैलेंज से निपट पाएगी? देखिए मलिक साहब, आपके साथ चूँकि मेरी बहुत इंटरेक्शन पंजाब में, आप भाई हैं मेरे, मैंने पंजाब चूँकि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रोविंस है और उस पंजाब की कैबिनेट में बैठ के काम किया हमने। पहले 1 साल के अंदर हमने 7 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनवाए, जबकि हमारी 70 साल तारीख में 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन थे पंजाब के अंदर, जिनमें से एक नॉन फंक्शनल था और 2 फंक्शनल थे। जबकि हमारी गवर्नमेंट ने, हमने आने के बाद 7 स्पेशल इकनॉमिक जोन, जिसमें से एक प्राइवेट सेक्टर को भी हमने बना के दिया। ये भी हमारे मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा। फिर हमने देखें कि जो अनाउंसमेंट की थी कि ख़वातीन के लिए हम साउथ में, बावलपुर में या रहीमयार खान में हम जो है ख़वातीन का एक स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी हम करेंगे। अब पिछला जो, अगर आप सारा अरसा देखेंगे, इस वक्त अब 2 साल से प्लस होने को चला है, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम अक्टूबर 2019 में हमारा सरकारी जो दौरा था चाइना का, तो उस वक्त तकरीबन ये कोरोना के आसार नुमायाँ हो चुके थे, मार्केट को हिट करना शुरू हो चुके थे। हम जब वापस आए और फिर दुनिया पे ये पाबंदियाँ लगने शुरू हुई, तो अक्टूबर 2019 से लेके अब तक आप अगर सिचुएशन देखेंगे
अब हम मतलब अगस्त 2021 में हम हैं। तो इस कोरोना की वजह से जो क्राइसिस रहे ना, आप अपने रीजन के अंदर देखें, मैं ये क्रेडिट इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि दूंगा कि इमरान खान साहब की बहुत बेहतर हिकमत अमली रही इस कोरोना के दौरान। एक आप देखेंगे कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में हमने यूटिलिटीज़ के हवाले से जो इंडस्ट्री को कट डाउन किया। दूसरा, जो लोगों को बुनियादी तौर पे बेसिक अलाउंसेस दिए गए, आम जो सपोर्ट की गई, तो इससे ये हुआ कि आपके आम आदमी को रिलीफ मिला। और हमारा जो लोग आए हैं 3-4 लाख जो मिडिल ईस्ट से लोग वापस आए यहाँ पे, आपने देखा कि उसके भी कोई बेरोजगारी के असरात नहीं थे, हमने उनको खपा लिया अपनी मार्केट के अंदर। जो हुकूमत की जो पॉलिसीज थी, देखिए महंगाई का जो था ना, करंट अकाउंट डेफिसिट ने बुनियादी तौर पे हिट किया था हमें शुरू में, चूंकि 23-24 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। जो असरात आपको मिल सकते थे वो मिल नहीं पाए, चूंकि कोरोना ने अमेरिका जैसी जो मैशियत थी, दुनिया की मजबूत तरीन मैशियतों को हिट किया। अगर ये अब कोरोना के असरात देखें, इस वक्त ये जो तीसरी चौथी लहर है ये फिर हमें हिट कर रही है और इकॉनमी को ये बुरी तरह हिट करती है। तो चैलेंजेस रहेंगे आपका मतलब? चैलेंजेस यहाँ पे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त चैलेंजेस आलमी सतह पे हैं। आप ये देखें कि कसाद बाजारी जो है वो अमेरिका जैसी इकॉनमी को अपनी छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे खासतौर पर आज़ाद कश्मीर में पीटीआई जीती, हुकूमत साजी के अमल में रुकावटें क्या रही, आने वाले दिनों में मुश्किलात क्या हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराने एक बार फिर खुश आमदेद, हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर, पीटीआई के सीनियर रहनुमा जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब। सरदार तनवीर इलियास साहब, इमरान खान साहब के आप फेवरेट थे, बड़ी कंपेन में जिम्मेदारी आपकी लगी, एकदम दरमियान में से एक न्याई साहब आ गए वजीर आज़म। देखिए, मैं ये समझता हूँ मलिक साहब के, चूँकि पंजाब में आपने देखा, चूँकि हम बहुत क्लोज काम करते रहे और आपकी हमें सपोर्ट भी बहुत हासिल रही, भाइयों की तरह आपने हमेशा हमें हेल्प किया। तो मेरे चूँकि जो पंजाब की कारकर्दगी थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी, और मैं चूँकि जो काम कर रहा था इमरान खान साहब, उसको उन्होंने बहुत हमेशा अप्रिशिएट किया। खुद इमरान खान साहब ने कई दफ़ा मुझे वफाक का भी कहा कि आप वफाक में आ जाएं, आपको यहाँ पे हम यहाँ आके आप हमारी टीम का हिस्सा बने। तो मैं उनको कहता था कि मैं पंजाब में जो काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी मैं आपकी टीम के तौर पे काम कर रहा हूँ, हम आपके सुबार्डिनेट महकमे के तौर पे काम करते। अभी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब मुझसे बहुत खुश हैं। जो उन्होंने हमें असाइनमेंट्स दी पार्टी की मजबूती के हवाले से, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा की। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टी के अंदर मैंने जो काम किया था उसको जिस लेवल पे हम लेके गए थे, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सीटें या 3 सीटें लोग फोर्सी कर रहे थे, लेकिन मैं इमरान खान साहब को ये हमेशा ही कहा, इस कैंपेन के दौरान भी हमारी जो इंटरेक्शन रही, फिर हमारी इस कैंपेन से हटके चुके हम इस्लामाबाद आके उनको अपडेट देते थे, तो मैंने उनको हमेशा ये कहा कि जी वोट आपका है, लेगेसी आपके, लोग वोट आपको देना चाहते। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, करप्शन फ्री माशरा बने, ये जो करप्शन के जो आज़ाद कश्मीर के अंदर उरूज है इसको ख़त्म किया जाए, पैसा प्रॉपर लगे। और अभी आप ये देखेंगे इस कैंपेन के दौरान फेडरल गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने 500 अरब की आज़ाद कश्मीर के लिए वो इमदाद उन्होंने अनाउंस की कि जो हमारे बजट से हट के जो हमें फंडिंग की जाएगी। लेकिन मैंने प्रोग्राम में भी कहा, खान साहब से भी मैंने कहा कि शायद आपको हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे, जो कि आज़ाद कश्मीर में मेगा प्रोजेक्ट हमने करने। अभी हमारी पार्टी में जो सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, ये उनका फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ का फैसला था और हमने इसके ऊपर अमीन का। मुझे खान साहब ने चूंकि डायरेक्ट ये चीज़ कही कि नहीं सारी नहीं आपकी फल भी और समेट जाए, उसमें यह था कि मुझे खान साहब ने कहा जी कि आपने इनके साथ एज ए सीनियर मिनिस्टर काम करना है, और मुझे उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कुछ काम लेना है। तो मैंने कहा जी मैं पहले भी आपके हदायत के मुताबिक काम कर रहा हूँ, सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब हमारे बड़े भाई हैं, अगर आप उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो हम उसको अमीन कहते हैं, हम उनको हर मुमकिन सपोर्ट करेंगे। और वो बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन है। हमारा सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब की फैमिली 85 की असम्बली में उनके बड़े भाई जो थे वो असम्बली मेंबर थे, ये इलेक्ट होते आए। सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी पहली दफ़ा 2006 में पार्लियामेंट में आए, सीजनड आदमी हैं, आम सियासी वर्कर हैं, और उनकी सारी फैमिली का वहाँ पे बड़ा रिगार्ड और एहतराम मौजूद है। और देखें, ज़रूरी नहीं होता प्राइम मिनिस्टर किसी एक ने बनना होता, हम अभी उनकी कैबिनेट का हिस्सा है। मैंने नियाज़ी साहब के साथ ये बड़ी खुल के कहा, मैंने कहा जी मैं आपकी इक़्तिदा में, आपकी इमामत में काम करने को तैयार हूँ, शायद कोई और हो तो मैं तैयार नहीं होगा। तो वो उसके ऊपर उन्होंने शुक्रिया, पंजाब वाला माहौल नहीं होगा कि एक 90 पे इख्तियार का मरकज होगा, बिल्कुल नहीं, वो वाला नहीं, क्योंकि मैं पंजाब में काम करता रहा, आपको पता है। तो मैं इस हवाले से बहुत खुश हूँ कि वो एक पुराने सियासी आदमी हैं और उनकी सियासी नव है, वो लोगों को साथ लेके चलना जानते हैं। हम चूँकि सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं,
तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशन है वो हम उसको पूरा करें। पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ है उनकी इस फैसले के बाद के? खान साहब ने एकदम एक फैसला कर दिया, एक बिल्कुल नया नाम था, आम तजियाकार सियासी पंडित कह रहे थे कि ये तो नाम कहीं डिस्कस भी नहीं हो रहा था। देखिए, मैं ये गुजारिश करूं, मैं चूँकि इस पर मट्टी डालता रहा बहुत दफ़ा, लेकिन एक मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये गुजारिश कर दूं कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर को बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने बहुत नुकसान पहुँचाया। अगरचे मैंने इस नुकसान के अजाले की बड़ी कोशिशें की और काफ़ी हद तक हम डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब भी हुए। बैर साहब भी हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। मैंने उनको हमेशा ये कहा कि जी इंटरनल लड़ाइयाँ ना करें, इससे नुकसान होता है। क्योंकि पार्टी जब अंदर से छलनी हो रही होती है तो बाहर वालों का कैसे मुकाबला करेगी। इस वक्त ये लकीली बहुत अच्छा हुआ कि सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब जब प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट हुए, हमारी सारी पार्लिमानी पार्टी ने इस फैसले की जो चेयरमैन साहब का था उसकी न सिर्फ तौसीक की, बल्कि हमने सब ने इकट्ठे वोट दिया, जिसमें बैरिस्टर साहब ने भी वोट दिया। कोई वोट हमारा बाहर नहीं गया, कोई वोट ऐसा नहीं था कि अवेलेबल ना, सब ने उनको वोट दिए। लेकिन पार्टी को नुकसान होता रहा और अब भी हम ये समझते हैं कि अभी भी कुछ नहीं गया। बैरिस्टर साहब को अगर इमरान खान साहब प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर बनाना चाहें, कश्मीर के हवाले से उनका काफ़ी तजर्बा है, बाहर इंटरनेशनल यूरोपियन तंजीमों वगैरह के साथ वो रबते में रहते हैं, तो वह अगर कोई रोल अदा करना चाहें, प्रोटोकॉल के काफ़ी शौकीन है, उटर शोटर ये वो, तो वो प्रेसिडेंट के साथ काफ़ी होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी वो ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, कश्मीर के हवाले से भी बाहर जाके काम करें और पार्टी के अंदर इख्तलाफ कम करके जो इमरान खान साहब की डायरेक्शन है उस गाइडलाइन के मुताबिक आगे बढ़े। चूँकि हम कंपेन के दौरान मैं ये कहता रहा कि हमारे प्रेसिडेंट है, कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन इख्तलाफात ने पार्टी को डैमेज किया। लेकिन आगे हमें बढ़ना चाहिए और ना खान साहब मेरा हाल है ये चाहेंगे कि आगे पार्टी इस तरह के अमूर की मुतामिल हो, तो सबको इकट्ठे होकर हमें सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब को मजबूत करना चाहिए और उनके दाएं और बाएं खड़े होकर काम करना चाहिए ताकि जो लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशन हैं वो पूरी हो सके। कुछ लोग कहते हैं कि अब काबीना की तश्कील होनी है, सारे वज़रा ने हल्फ उठाना है, काबीना की तश्कील में भी कोई इख्तलाफात हैं? नहीं, ऐसा कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। देखें, हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि वजारतों, कुछ जो बड़ी वजारतें होती हैं, चूँकि हमारे 3 डिवीज़न है आज़ाद कश्मीर के, मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है और पुंछ डिवीज़न है, तो कुछ हमेशा से माजी के कुछ ऐसे मतलब तजर्बे हैं कि जो लोग इस तरह करते हैं कि वो वजारतें तकसीम कर देते हैं कि पुंछ में कौन सी जानी है, मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में। तो अभी तक जिस तरह पार्टी इंटैक्ट है अंडर वन लीडरशिप और वो इमरान खान साहब की लीडरशिप है और हम सब उसके नीचे मुतफिक हैं। कुछ वजारतों में हमें इमरान खान साहब की कंसेंट आ चुकी है कि किस तरह लोगों को करनी है, कुछ के ऊपर अभी बातचीत चल रही है। हमारे चूँकि 1-2 ज़मीनी इलेक्शन हमारे आ रहे हैं, वहाँ पे GB में हमारा इलेक्शन हो रहा है, तो उस के बाद ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त वजारतों की हद तक मैं मज़े की आपको बात बताऊं कि कोई बहुत बड़ी मुसाबकत भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। सब लोग ये समझते हैं कि ये चेयरमैन ने हमें जो असाइनमेंट दी हम वो इंशाल्लाह डिलीवर कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब जिस तरीके से बनी गारा से, इस्लामाबाद से चलाया जाता है, काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस की जाती है। आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो भी PTI के पेश नज़र यही है कि इस्लामाबाद से कंट्रोलिंग हो सारी उसकी, ऐसा होगा? देखिए, तो डायनामिक्स मैं ये समझता हूँ, मैं चूँकि सरदार उस्मान बुज़दार साहब के साथ मैंने उनके बहुत क्लोज़ साथी के तौर पे काम किया और मैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब का इस हवाले से बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर हमेशा बहुत एतमाद किया। आप चूँकि बहुत सारी चीज़ों के गवाह हैं और मेरे ऊपर उनका बहुत ज़्यादा एतमाद था और मैंने उनके एतमाद को कभी ठेस भी नहीं पहुँचाई। जो मुझे जिम्मेदारियाँ दी गई मैंने वहाँ पर अदा की। मेरा अपना ये ख्याल है कि पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार, मैं आपके साथ माजी में भी कहता रहा कि वो सबको एक ड्यू रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, हिस्सा भी दे रहे हैं, किसी की फाइल नहीं रोक रहे, काम हो रहे लोगों के। पंजाब में बिल्कुल बुज़रा के कामों में कोई इंटरफेयर उन्होंने नहीं किया। पंजाब में बहुत सारे लोग हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो इस सीट के ऊपर भी उनकी नज़र है, या वो ये चाह रहे होते हैं कि चीफ मिनिस्टर नाकाम हो तो वो है। तो पंजाब में चूँकि मसाइल हैं, बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी है, सूबे का साइज बहुत बड़ा, पार्टी के अंदर भी बिल्कुल, पार्टी में देखें सेंटर और साउथ के मसाइल रहते हैं, फिर हमारा जो नॉर्थ है इसके मसाइल भी हैं। अब जब 3 हिस्सों में आप सूबे को लेके जाते हैं, एक सेंटर वाला पार्ट है, एक नॉर्थ वाला और एक साउथ वाला है, तो इश्यूज है। आज़ाद कश्मीर में एक जो उसका पहलू है वो सेंसिटिव पहलू है, वो उसकी हसासियत है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी है, असास भी है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हैं और जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त जो मसाइल हैं वो काफ़ी गंभीर नौयत के। अगर मरकज़ से कौन मुदाखलत करता है, मरकज़ी पार्टी के लोग मुदाखलत कर रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर ज़्यादा मुदाखलत की जाएगी तो जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी वो डिलीवर नहीं कर पाएगी। हमारा ये ख्याल है कि हमारे जो वहाँ के लोग हैं उनके ऊपर एतमाद किया जाए और मुझे ये है कि इमरान खान साहब ने चूँकि जिस तरह काम किया हुआ है माजी में, वो लोगों को पावर्स भी देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं कि जी आप काम करके मुझे दिखा।
मेरी एक्सपेक्टेशन और यकीन ये है कि वो आज़ाद कश्मीर के स्ट्रक्चर को एम्पावर करेंगे और उनको कहेंगे कि जी आप परफॉर्मेंस दें। ये बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जितने कोलीग्स हैं अपने उनको ये कह रहा हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि जी इमरान खान साहब आपसे पूछेंगे नहीं, वो प्रेजेंटेशन लेते हैं हर मिनिस्टर से, क्योंकि माजी में हमने पंजाब में 12 मरतबा इमरान खान साहब को प्रेजेंटेशन दी और वो अच्छी प्रेजेंटेशन देने वाले को, अच्छे काम करने वाले को अप्रिशिएट करने में कभी वो उनको कोई आर नहीं होती कि मैं इसको अप्रिशिएट करूं। जो अच्छा काम करता है आप देखते हैं कि पब्लिकली भी जलसों के अंदर भी उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कैबिनेट मीटिंग्स के दौरान या जब भी वो मीटिंग कॉल करें, जो बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं करता या जो वुज़रा अपने दफ्तरों में नहीं जाते, लोगों को नहीं मिलते, तो उनको क्लास लेने में भी, या आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में जो मैं समझता हूँ कि जो हेल्दी साइन है कि वफाकी वुज़रा हूँ, सूबाई वुज़रा हूँ, पहली दफ़ा इनसे इनकी परफॉर्मेंस मांगी जा रही है। और ये मॉडल आप दुनिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ये हुआ, लेकिन आप कई और जगहों पर देखेंगे जहाँ पे मिनिस्टर्स को जवाबदेही का एहसास हो कि जी हमें इसके लिए कोई पूछेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मिनिस्टर एक दफ़ा अपॉइंट हो जाता है वो 5 साल काम करे या ना करे, जैसे वो मतलब। एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करने वापस आते हैं। सरदार तनवीर गियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद, हमारे साथ मौजूद है सरदार तनवीर इलियास साहब। सरदार तनवीर इलियास साहब, अभी हम बात कर रहे थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर की, उस्मान बुज़दार साहब की। बुज़दार साहब में ये खूबी है कि बुज़दार साहब वज़रा को इख्तियारात देते हैं या वज़रा को इंडिपेंडेंटली काम करने देते हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब भी ऐसा करेंगे आज़ाद कश्मीर में? देखिए, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी चूँकि पहले ख़ुद भी मुख्तलिफ़ कैबिनेट्स में काम कर चुके हैं, उनके भाई काम कर चुके हैं, तो हमें ये यकीन है कि चूँकि अभी कैबिनेट के बाकी मेंबर्स ने ओथ लेना है, मैं ले चुका हूँ, बाकियों ने लेना है, तो वो भी अपने वज़रा के ऊपर एतमाद का इज़हार करेंगे। और मैं उनको, मेरी सजेशंस भी ये होगी, रिकमेंडेशंस भी ये होगी कि आपके जो इस वक्त लोग आए हैं इलेक्ट होके, वो माशाल्लाह बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं, उसमें से बहुत सारे लोग, कुछ लोग नए हैं, लेकिन नए लोग भी बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको भी ऊपर लोगों ने बड़ा एतमाद का इज़हार किया, अच्छा वोट लेके आए उनको भी। और जो लोग इस वक्त एक्सपीरियंस लोग हैं जो उनकी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर वो एतमाद का इज़हार ज़रूर करें, उनको एरिया दें। अगर उनके डे टू डे मैटर में वो करेंगे तो मैं ये समझता हूँ तो उससे जाके उनको नुकसान होगा। एक ही वजीर का प्राइम मिनिस्टर के साथ हल्फ उठाना एज ए सीनियर वजीर, आपका क्या मैसेज देना, क्या मकसद था? क्या खान साहब मैसेज देना चाहते थे कि सरदार तनवीर साहब भी इतने ही बाख्तियार होंगे, या कि रुस जाने का डर थी कि सरदार साहब रुस न जाए? उसमें दोनों चीज़ें नहीं थी। असल में हुआ ये कि मुझे खान साहब ने 2 ऑप्शन दी। उन्होंने कहा जी कि एक तो ये कि आप प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि तुम सीनियर मिनिस्टर बनो और काम करो। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपकी अपनी क्या लाइकिंग है, तो मैंने कहा जी मैं भी सीनियर मिनिस्टर बनना पसंद करूंगा, एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट मैं नहीं बनना चाहूँगा, मैं चूँकि मैं भी काम करना चाहता हूँ ताकि फील्ड में कुछ काम किया जा सके। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर के साथ ओथ का तल्लक है, इसमें कोई ऐसी सुपरमेसी या सुपीरियरिटी वाली बात नहीं थी। ये चूँकि एक गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी फंक्शन के लिए। देखें, गवर्नमेंट की डेफिनेशन होती है चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। तो आज़ाद कश्मीर में भी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आती है। तो चूंकि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को फंक्शनल करना है, वो कोई ऑर्डर जारी करेगा, कोई डायरेक्टिव जारी तब तक नहीं कर सकता, कम अज़ कम एटलीस्ट उसके साथ एक मिनिस्टर ओथ ले चुका हो, तो वो गवर्नमेंट मुकम्मल हो जाती है डेफिनेशन की हद तक कि गवर्नमेंट अपना फंक्शन कर रही है। तो मेरा ये था कि चूँकि सीनियर मिनिस्टर तो मुझे खान साहब ने अपॉइंट किया, जब हमारा नियाज़ी साहब के हवाले से उन्होंने हमें एतमाद में लिया, तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि मेरी प्रायोरिटी ये है कि आप एज ए सीनियर मिनिस्टर काम करो। और कुछ मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से भी मेरे साथ उन्होंने बात की कि आप ये काम करना। उसमें प्रायोरिटीज तो कौन कौन सी हैं मिनिस्ट्रीज़ में? उसमें यह कि देखें, जो इस वक्त डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से खान साहब ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में ये उनको एहसास है कि वहाँ पर काम नहीं हुआ माजी में, वो बड़ी कमिटमेंट रखते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से। हमारे बहुत सारे लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन है, स्पेशली जो कश्मीरी यूके के अंदर आबाद हैं। खान साहब ने चूँकि बहुत एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा वहाँ गुजारा है, काउंटी क्रिकेट खेली है, तो हमारे बहुत सारे लोगों के साथ उनके ज़ाती फैमिली टर्म्स हैं। जो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग यूके के अंदर बसते हैं, हम अक्सर जब बैठते हैं तो कई उनके दोस्त कॉमन वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ये बड़े बहादुर लोग हैं, जफाकश लोग हैं, मेहनती लोग हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो उनकी इमरान खान से एक्सपेक्टेशंस हैं मैं उनको पूरा करके दूँ। तो वो उनकी हमसे तवक्को ये है। तो हम इंशाल्लाह, आपने देखा है कि पंजाब जैसे बड़े प्रोविंस के अंदर भी मैंने दिन रात एक करके कभी किसी को ये नहीं कहा कि जी आप मुझे मुल्तान बुला रहे हैं या बावलपुर बुला रहे हैं या रहीम यार खान, कोई डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न ऐसा नहीं था जहाँ पे मैं खुद नहीं पहुँचता था। तो आज़ाद कश्मीर तो स्ट्रक्चर वाइज छोटा है,
लेकिन उसमें लोगों के मसाइल ज़्यादा हैं। टूरिज्म एक बड़ी एक गैप है आज़ाद कश्मीर में, इतना बड़ा खूबसूरत एरिया, लेकिन टूरिज्म की कोई अट्रैक्शन या कोई वहाँ पे कोई डेवलपमेंट, कोई ऐसा चार्म पैदा नहीं किया गया। देखिए, आज़ाद कश्मीर में एक तो टूरिज़्म इमरान खान साहब का पैशन है, स्पेशली कश्मीर के हवाले से। दूसरा, मलिक साहब आप इंटरेस्टिंगली ये देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर के मेजॉरिटी इलाके इस्लामाबाद और पिंडी से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। जबकि आप यहाँ से अगर चकवाल के लिए निकले तो चकवाल दूर है, आपका बेरा और बलवाल दूर है। मेरा तकरीबन हमारा जो बलवाल का डिस्टेंस है इस्लामाबाद से श्रीनगर नज़दीक है, जबकि हमारा बलवाल जो है वो दूर है। अभी इशू क्या है वहाँ पे, ये है कि सड़कें ऐसी हैं कि जो सन सिकरत के ज़माने की तस्वीर पेश कर रही हैं कि जो वहाँ पे आपको पहुँचने के लिए आपको 4 घंटे 5 घंटे आप ख़राब होंगे। आज़ाद कश्मीर में जो वेदर अट्रैक्शंस मौजूद हैं कि हर 8-10 किलोमीटर बाद मौसम चेंज हो जाता है। यानी एक ही गांव के अंदर आप उसका हिली एरिया वाली साइड देखेंगे तो वहाँ पे सर्दियों में छुट्टियाँ होती हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, लेकिन उसका जो बॉटम है उसकी तरफ आप आएंगे तो गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं। हर 8-10 किलोमीटर में वेदर का चेंज होना टूरिज्म के हवाले से इसके अंदर बेपना पोटेंशियल मौजूद है। खूबसूरत वैली, मतलब 12,000, 13,000, 11,000 हाइट्स की वहाँ पीक्स मौजूद हैं। वहाँ पे खूबसूरत घने जंगलात हैं और मतलब है कि जो एक टूरिस्ट के लिए हो सकती है, लेकिन साथ आपकी वाटरफॉल्स हैं, आपके रिवर्स हैं, वो दुनिया की इकॉनमी में मैटर करता है। वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ उस जगह जाएगा। जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कि हमारे पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर अगर मिसाली है तो वो आज़ाद कश्मीर का सबसे कम क्राइम रेट वहाँ पे है। लोग वहाँ के मेहमान नवाज हैं। बाहर से आने वाला आदमी अगर फैमिली अपने बच्चों के साथ उस इलाके में आया कि वो गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई और उसको मसला हो जाए, तो उसको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो लोग उसकी पूरी टेक केयर करते हैं। वहाँ का कल्चर है, मतलब कल्चर के अंदर बहुत सारी अट्रैक्शंस मौजूद है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में चूँकि ना आपके सड़कें हैं, ना आपके टॉयलेट्स हैं, ना अगर कोई ट्रॉमा हो जाए, किसी को वैसे इंजरी हो जाए तो मेडिकल, तो ये जब आप इनको आपस में मरबूत कर लेंगे तो हमने ये देखा है। मैं चूँकि दुनिया के हर खूबसूरत मुल्क काबिल ज़िक्र जगह हो सकती है मुझे जाने का और देखने का इत्फाक भी हुआ, रहा भी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आपकी जो टूरिज़म की इंडस्ट्री है ये इसको 190 के एंगल के ऊपर इसको चेंज करके रख देगी। लेकिन इसके साथ आज़ाद कश्मीर में कॉटेज इंडस्ट्री है, IT सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं, आपकी वाटर स्पोर्ट्स है, आपका सी फूड का बहुत पोटेंशियल मौजूद है। जो हमने पंजाब में अभी हमने शुरू किया केज फार्मिंग, हम जो कर रहे हैं सी फूड के हवाले से, तो वो केज फार्मिंग अगर आप फिशरीज़ के महकमे में आप आज़ाद कश्मीर में शुरू करेंगे। देखें, थाईलैंड ने पिछले 4 से 5 साल में $3 बिलियन से $15 अरब के ऊपर चला गया सी फूड एक्सपोर्ट में। ये पोटेंशियल आज़ाद कश्मीर में मौजूद है आपके पास। आपका जो पानी है वो इंतहाई प्योर पानी है, वो बर्फ़ मेल्ट होती है उससे पानी आता है। ये सारी चीज़ें कुदरत ने आपको दी हुई हैं, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आप इस पर तवज्जो करें। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, चैलेंज क्या हो सकता है? देखिए, मैं चैलेंज तो ये कोई ऐसा नहीं समझता, चूँकि फेडरल गवर्नमेंट और स्पेशली इमरान खान साहब जिस तरह हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे मांगे बगैर ही उन्होंने इतने पैसे अनाउंस कर दिए, तो इसका मतलब वो हर तरह की हेल्प करना चाहते हैं। चैलेंजेस ये हैं कि देखें, जो इसके साथ के जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी PTI की गवर्नमेंट आए और हमें वो मतलब है वो चीज़ दे जो हमने आज तक देखी है, सुनी है, तसव्वुर था, ख्वाब था। वो जॉब्स के हवाले से देखें, आज़ाद कश्मीर के लोग मिडिल ईस्ट में जाके काम करते हैं, यूरोप में करते हैं, फार ईस्ट में करते हैं। अब लोगों के लिए वहाँ पे ये है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कि लोग बाहर निकलें तो वो कहें कि जी हमें भी बाइज़्ज़त अच्छे कपड़े पहन के, रिस्पेक्टेबल कपड़े पहन के किसी दफ्तर में जाके काम करें और शाम को अपने बच्चों के पास, अपने वालिदैन के पास, अपने बहन भाइयों के पास आएँ। जो कश्मीरी जो हमारा डायस्पोरा है बाहर, जो कश्मीरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अब आप ये देखें कि वो कहते हैं जी हमारी तीसरी जनरेशन में बेशुमार अपने लोगों को मिला, जब गए उनके बड़े नामसाइद हालात थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नल यूज़ करते थे, टॉयलेट यूज़, उन्होंने 40-50 सालों में मेहनत की और एक बड़े टॉप लेवल पे आ गए। वो कहते जी मेरी तीसरी चौथी जनरेशन तो अपने इलाके में आके रिस्पेक्ट के साथ कोई जॉब हासिल कर सके। और कश्मीर के लोगों का टैलेंट अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ बेहद। तो आप समझते जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेगी उनकी। ये जो मैं IT सॉफ्टवेयर पार्क्स की बात कर रहा हूँ, आप देखें दुनिया इस वक्त जो है ना सॉफ्टवेयर के अंदर पैसे कमा रही है। मैं जो कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं मैकेनाइज फार्मिंग, लाइफ स्टॉक और डेयरी का बहुत फार्म मतलब पोटेंशियल मौजूद है और हम बहुत सारे मुल्कों से इंशाल्लाह टेक्निकल असिस्टेंस लेके इसको आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर इलियास साहब। सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर वजीर आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत।
चैलेंजेस क्या हो सकते हैं पीटीआई के लिए? हुकूमत साजी मुकम्मल हो जाएगी और सरदार साहब बड़े उम्मीद भी हैं, मुतमिन भी हैं कि अगर वफाक की तरफ से जिस तरह से अब फंड किए जा रहे हैं, ऐसी फंडिंग होती है तो बड़े बड़े मनसूबे आज़ाद कश्मीर में शुरू हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम बहरहाल इस तवज्जो के मुस्तहिक ज़रूर हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, और वहाँ इंडस्ट्री अगर लगती है तो वहाँ की जो नौजवान नस्ल है उसको इसके फ़ायदे समेट सकती है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।